जय माता दी। जय माता इंडिपेंडेंस डे की सबको बड़ी बधाई। मेरे साथ जमवाल साहब हैं और अर्थ न्यूज़ स्टूडियोज़ में हम सत्य संग में चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री जी की हुंकार की। जमवाल साहब, आज आपने वो स्पीच रिपीट मोड में सुनी होगी। मैं भी बार बार सुन रहा था और समझ रहा था किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अपने जितने भी भारत के दुश्मन हैं उनको भी एक इशारा दे दिया कि वो क्या करने की गलती ना करें, और कितने अंदर के जो दुश्मन हैं भारत के उनको भी इशारा दे दिया कि वो क्या करने की गलती ना करें। जो अर्थ न्यूज़ को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, हमारे साथ हम देखते हैं कुछ लोग कंटिन्यूसली लाइव आते हैं, समझते हैं बातों को, उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज की जो प्रधानमंत्री की स्पीच है वो एक हिस्ट्री लिख चुकी है। 3.5 करोड़ युवाओं को जॉब देने के लिए उन्होंने एक इशारा दिया किस तरीके से वो आत्मनिर्भर भारत को सशक्त बना रहे हैं। जमाल साहब, 3.5 करोड़ युवाओं के लिए जी। प्रधानमंत्री ने जी, अनाउंस किया कि बिल्कुल। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेंगे उनको 15,000 रुपये का स्टाइफन शायद भारत सरकार दे रही। अभी ये चीज़ें ओपन नहीं हुई हैं, आ जाएंगी। दूसरा, समुद्र मंथन की उन्होंने बात की। इसका उनका इशारा था कि उनका इशारा ये था कि शायद जो हमारे समुद्रों के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जी। पेट्रोलियम्स की, हमारी वहाँ पे जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर किया जाएगा, ढूंढा जाएगा, रेयर मिनरल्स को ढूंढा जाएगा। तीसरा, उन्होंने कहा जो जेट का हमारा इंजन है वो भारत अब अपना खुद खुद बनाएगा। का बना। सेमीकंडक्टर को लेके भी उन्होंने कहा कि भारत जो है आज से 60 साल पहले सोच विचार कर रहा था सेमीकंडक्टर को बनाने के बारे में, और कॉरपोरेशन भी बनाई गई। मुझे याद है 1982 में जब हमने इंस्टीट्यूशन में हमारे मेरे फादर साहब ने कंप्यूटर ख़रीदा तो सेमीकंडक्टर नाम की ही ऑर्गेनाइजेशन थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरप्राइज थी, चंडीगढ़ से वो लोग आए थे। तो इसका मतलब कि अगर 80s में भी सीरियस हो चुकी होती सरकारें तो सेमीकंडक्टर शायद हम बना चुके होते और बिल्कुल। उसको लेके हम आगे बढ़ते। चलो, जो हो गया वो नहीं रुक सकता, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जिस तरीके से इनडायरेक्टली एक्सप्लेन किया वो चीज़ें समझने वाली हैं। सिंधु जल संधि को भी उन्होंने इशारे में समझाया कि हमारे किसानों के साथ इंडस्ट्रीज था, ये सही है, कंडी बेल्ट हमारी पूरी की पूरी जो पानी से सूखी रहती थी और हम लोग अपने ऐसे पड़ोसी को पानी पिला रहे थे जो भारतवासियों का खून पी रहा है। बिल्कुल। उसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बड़ी बात और की। वो क्या की? उन्होंने कहा जो डेमोग्राफिक चेंज बॉर्डर्स पे हो रही है इसको लेके भी उन्होंने एक इशारा दिया, एक चर्चा की और कहा कि एक मिशन मोड में हम इसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाएंगे। जो टास्क फोर्स जो है वो इसको इंश्योर करेगी कि डेमोग्राफिक चेंज ना हो। डेमोग्राफिक चेंज का मतलब होता है कि वहाँ पे बॉर्डरों पे कौन लोग रहते हैं, बिल्कुल। कौन से लोगों का क्या फेथ है, क्या उनका माइंडसेट है, उनकी आउटलुक क्या है, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तीसरा, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट, तीसरा नहीं बहुत सी बातों में एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि जो लोग बाहर से लोग भारत में घुसपैठिए हैं, जो हमारी फीमेल पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके साथ भी सख्ती से पेश आया जाएगा। ये सारी प्रधानमंत्री जब बातें कर रहे थे तो वो इशारा दे रहे थे दुश्मनों को, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी को अपलोड कर रहे थे, और एक मोरल हमारा बूस्ट हो रहा था कि हम कितने सशक्त लीडरशिप के अंडर बढ़ रहे हैं। और आज आधी रात में जब बात होनी है इंडिया, अमेरिका और रशिया के बीच में, तो आज इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ क्यों जो वेस्ट है, क्यों जो अमेरिका है, अमेरिका के जो डीप स्टेट के लोग हैं जो सो कॉल्ड बोला जाता है, वो प्रधानमंत्री से डरते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री सीधा संवाद करते हैं, वो जनता से सीधी बात करते हैं, वो घुमाते फिराते नहीं हैं। वो कहते हैं जी हर पॉलिटिक्स का जवाब लीडरशिप होता है। अगर कोई नेता जो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, डिप्लोमेटिक बातें करता है,
वो अगर एक लीडर के सामने बैठा है, लीडर विजन की बात करता है। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि जो भारत के आज प्रधानमंत्री हैं, और ये 12वीं बार उन्होंने शपथ ली, स्पीच दी, वो एक लीडर है, वो एक मैनिपुलेटिव पॉलिटिशियन नहीं है जी। वो स्टेट्समैन है, वो लीडर हैं। और उन्होंने कड़क तरीके से बता दिया कि अगर पाकिस्तान या उसके सिंपथाइज़र भारत के लोगों को या लोग भारत को किसी किस्म का नुकसान देने की कोशिश करेंगे तो भारत उनका जवाब मुंह तोड़ के देगा। इन सब चीज़ों के बीच में बड़ी चीज़ें समझने वाली हैं, किस तरीके से भारत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अपने आप को ताकतवर बना चुका है, जिसमें एक करेंसी है जिसको मान लिया गया है ग्लोबल करेंसी ही, डॉलर। हमने इसी प्लेटफॉर्म में उसके बारे में बात की थी और आज हमें खुशी है इस बात की कि डॉलर के ऊपर वैसी ही बात पूरे विश्व में, जो लोग डॉलर को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि डॉलर एक किस्म का इकोनॉमिकल ब्लैकमेल भी है, बिल्कुल इकोनॉमिकल ब्लैकमेल भी है कि हम लोग डॉलर्स आपसे चाहते हैं, डॉलरों में ट्रेड करो। अब आहिस्ता आहिस्ता भारत ने कोशिश की थी, रुपये में ट्रेड शुरू किया, रुपये रूबल जो करेंसी रशिया उसमें ट्रेड हुआ। अब अमेरिका ने एक नया शगुफा शुरू किया था, अमेरिकन थिंकर्स ने, क्रिप्टो का। वो एक बड़ा डेंजरस चीज़ है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए। रीज़न उसका क्या है कि जितना भी गलत तरीके से इकट्ठा किया गया धन है, वो आज से कुछ साल पहले बोला जाता था कि स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में रखा जाएगा और वहाँ से किसी को पता नहीं लगता है, लेकिन आज वो धन जो है वो क्रिप्टो के तरीके से पार्क किया जा रहा है और फिर वो गलत तरीके से गलत चीज़ों में खर्च भी किया जा रहा है। और हमने जम्मू में देखा बहुत सी रेस लग गई है, क्रिप्टो में पैसा लगाओ, पैसा रातों रात डबल हो जाएगा, एक मेंबर लाओ उसका पैसा लगाओ। हम जनता से भी अपील करते हैं ऐसे लुभावने वादों से दूर रहे। धन जनरेट करने का तरीका है हार्ड वर्क। आप हार्ड वर्क करें, उससे आप सर्विसेज दें, प्रोडक्शन करें, जो ट्रेडिशनल तरीके हैं धन को कमाने के, अपनी जीविका को चलाने के लिए, वही तरीके हैं। अगर आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में काम करना चाहते हैं तो आप सर्विसेज दें जो रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी है। क्रिप्टो अभी एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जो चीज़ इजी है लेना देना, पेमेंट लेना है देना है, नोट की प्रिंटिंग की प्रॉब्लम है तो डिजिटल करेंसियाँ आ गई हैं, हिसाब किताब है। क्रिप्टो में क्या चीज़ हो रही है, एन नंबर ऑफ, जितने देश नहीं है दुनिया में उससे ज़्यादा करेंसियाँ आ गई हैं। बिल्कुल हमारे जम्मू में ही कितनी करेंसियाँ ट्रेड हो रही हैं। मैं देख रहा था क्रिप्टो के उसके ऊपर जाके कि बिटकॉइन एक लिमिट तक प्रोड्यूस हो पाएगा, तो भी समझ में आता है कि लिमिटेड करेंसी है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जितनी भी दौलत दुनिया की है, 800 करोड़ लोग जो अपना आदान प्रदान करेंगे, अगर 1000, 2000, 4000 करेंसी हो जाएंगी तो उनके अंदर जो बुरे काम होते हैं उसके लिए इजी वे है क्रिप्टो के थ्रू काम करना। और उसके बारे में भी मैं चाहूँगा कि भारत को सीरियसली सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो विश्वास करते हैं। बिल्कुल कोई स्कीम लेके आता है वो उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, लाखों करोड़ों रुपया मेहनत से कमाया हुआ बढ़ाने के लिए वो चल पड़ते हैं शॉर्टकट्स की तरफ, और अल्टीमेटली आम लोगों को लॉस होता है, उसका नुकसान होता है। और क्रिप्टो का प्रॉब्लम ये होगा कि उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, पुलिस को भी उसको वेरीफाई करने में दिक्कत आएगी और देश के खिलाफ भी वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सवाल आ रहा है, जो बात करनी ज़रूरी है, कि क्या होगा रशिया और अमेरिका के बीच में अगर कोई न्यूट्रलाइज। पहले हम समझते हैं कि रशिया को प्रॉब्लम क्या हो रही थी यूक्रेन के साथ। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो यूरोप है उन्होंने नेटो नाम का एक संगठन बनाया, उसका पार्ट अमेरिका भी है, और वो कहते हैं जो हमारे साथ मिलेगा अगर उसके ऊपर। पहले आप बात ही क्यों करते हो जंग की? बिल्कुल आप एक दूसरे की कंट्रीज़ में इंटरफेयर ही क्यों कर रहे हो? अब एक दूसरे की कंट्री के साथ लड़ाई ही क्यों लड़ रहे हो? कंपटीशन होता है, हम compete करें, हम कंपटीशन की जगह पे झगड़ा शुरू कर दें, हम मैनिपुलेशनें करें, तो वो चीज़ जो है वो किसी भी सभ्यता का पार्ट नहीं है। चूँकि यूरोप के पास सभ्यता ही नहीं है, उनके पास सभ्यता ही नहीं है, तो इसलिए अभी तक उनको समझ नहीं आ रहा। 2025 में भी आ गया, वर्ल्ड वार सेकंड का आपने नुकसान भी देख लिया, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कि युद्ध कौन करता है? जिनके पास आर्गूमेंट्स नहीं होते, जिनके पास विजन नहीं होता। और जब आपने न्यूक्लियर बम जैसा बम एक बना लिया हुआ है, फिर तो आपको युद्ध की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं।
तो अगर कोई भी ताकत, चाहे अमेरिकन इन्फ्लुएंस है चाहे यूरोपियन इन्फ्लुएंस है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जिस वर्ल्ड को हम थर्ड वर्ल्ड बोल रहे थे, एशियन कंट्रीज, वो पिछले कुछ सालों में एकदम बढ़ के आगे आ गई। वो अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बना पा रही हैं, उनको लीडरशिप अच्छी मिल पा रही है, वो आगे। और पीछे चंद एक कंट्री है जो इनके इन्फ्लुएंस में काम करती हैं। पेट्रोलियम की वजह से लगभग यूएई पूरे का पूरा अमेरिकन इन्फ्लुएंस में काम करता है। पाकिस्तान उन्होंने साथ में जोड़ दिया, बांग्लादेश में भी उन्होंने डिस्टर्ब करके जोड़ दिया। अब बचा कौन था? भारत। इनको लग रहा था भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब को एक दोस्ती दास्ती का नाटक करेंगे तो वो अपने देश के इंटरेस्ट से ज़्यादा अमेरिकन इंटरेस्ट को वॉच करेंगे, वो नहीं हुआ। बिल्कुल। चाइना ऑलरेडी इनके अकॉर्डिंगली नहीं चलता है। तो दुनिया की ये दो पॉपुलेशनें मिलके ही लगभग कोई आधी दुनिया के जितना इनका परचेज कैपेसिटी है। खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट, अमेरिकन प्रोडक्शन हाउसेस सोच रहे हैं कि अगर चाइना और इंडिया हमारे हाथ से निकल जाएगा तो हम लोग तो किसको बेचेंगे और कैसे अपनी हमने जो एक मोनोपोली बनाई हुई है वो मेंटेन करेंगे। इसको ही देखते हुए वो हमारी कंट्रीज़ में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, वो यहाँ पे मुद्दे पैदा करते हैं, वो यहाँ के मीडिया हाउसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो यहाँ के थिंक टैंक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। हमें पता, और सबसे बड़े वो हमारी एजुकेशन में घुसे हुए हैं। एक दौड़ चल पड़ता है कि आप अपनी हर चीज़ को बोलो ये अच्छी नहीं है, बिल्कुल। आपका फैमिली सिस्टम अच्छा नहीं है, आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, अगर आप रीजनल लैंग्वेज में बात करते हो बुरे हो। हम आपके साथ चलते हैं। आपने विश्व को टेक्नोलॉजी में एडवांस लिया, वी एग्री विद यू, एवरीबडी इज़ हैप्पी कि आपने टेक्नोलॉजी दी, इंडस्ट्रियलाइज किया, लेकिन आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान जो सत्यानाश ह्यूमैनिटी का किया, उसी के जवाब में कम्युनिज्म उभर के बाहर आया कि भाई इंडस्ट्रियलिस्ट के लेबरों का भी सोचो। लेकिन जब सवाल आता है भारत की सिविलाइजेशन का, तो मैं रामायण को कोट करूँगा। जब भगवान राम लंका पे युद्ध करने का निर्णय, लंका के साथ युद्ध करने का निर्णय ले लेते हैं, चढ़ाई करते हैं, तो श्री राम भगवान अपने सेनापतियों को बोलते हैं कि मेरी सेना को ऐसी जगह से निकाल के ले जाना जिसके रास्ते में फल फ्रूट हों, जिसके रास्ते में मधु हो, हनी हो, ताकि जो मेरी सेना है वो कंफर्ट फील कर सके, बिल्कुल, पानी हो। और इस तरीके से हम चलते हुए आगे बढ़ते हुए एक केयरिंग तरीके से अपनी सेना को लेके जाएंगे और हम लंका पे चढ़ाई करेंगे अगर लंका ने हमसे युद्ध करने का फैसला कर ही लिया। ये है भारत की सभ्यता। और यूरोप की सभ्यता क्या है? इंडस्ट्रियल लेबर को पकड़ो, उनको इनह्यूमेन तरीके से डील करो। अभी भी पुरानी जो इनके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम की पिक्चर्स मिलती हैं ना, आप उसको देखेंगे, शर्मिंदगी होगी कि इनका मॉडर्न माइंडसेट क्या था, कैसा था। अब तो हमें भी देखने को मिलता है भारतीयों के साथ कैसे ट्रीटमेंट करते थे, शिप्स के अंदर गुलामों को कैसे ले जाते थे। तो मैं रामायण की बात कर रहा हूँ कि भगवान राम का कोटिड है ये। राम भगवान जी का जो लंका कांड है उसमें आप जब जाएंगे देखेंगे कि उसमें जब सेना जाने लगती है तो वो बोलते हैं कि मेरी सेना को ऐसे रास्ते से ले जाना जिसमें ये सारी। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की सभ्यता में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी की जाती तो शायद वो भी केयरिंग होती। जैसे हम मिसाल लेते हैं टाटा नगर की, जमशेद नगर की। क्या हुआ वहाँ पे, जब जमशेद नगर उस टाइम पे बनाया गया, जो भारतीय सभ्यता पे चलने वाले इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, उन्होंने वहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए स्कूल्स बनाए, स्टेडियम्स बनाए, उनकी फैमिलीज़ के लिए हॉस्पिटल्स बनाए। यूरोप ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सस्ती लेबर लाने के लिए, सस्ता काम करने के लिए एक्सप्लॉयटेशन की। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज भी ये लोग यही कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इनके हाथ से भारत निकल रहा है तो ये परेशान हो रहे हैं कि कैसे भारत को रोकें। तो भारत को युद्ध की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में टेररिज्म फैलाने वाली जो हमारी नेबर कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो ये कभी भी नहीं करते ऐसा काम कि दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, इंडिया चाइना के, इंडिया और पाकिस्तान, और तीसरा अगर चाइना भी जोड़ लें, अगर ये वाकई में अमेरिकन थिंकर्स, अमेरिकन थॉट प्रोसेस वर्ल्ड में पीस चाहता तो इंडिया पाकिस्तान चाइना को कभी झगड़े में जाने नहीं देता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये कह रहा आप लड़ो, मैं आपको लड़ाऊंगा।
मैं आपको मैनेज करूंगा, मेरी डीप स्टेट आ जाएगी, मेरे सीआईए आ जाएगी, वो आपके उम्मी जागीर बाबा को मरवा सकती है, वो ये काम कर सकती है। तो मुझे ये लग रहा था कि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, जो वो शुरू से बात कर रहे थे उसका जवाब देंगे, और उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने ऐसा जवाब दिया, मुंह तोड़ के रख दिया। ठीक कह रहे हैं। और क्या किया उन्होंने कह दिया भारत अजय है, विजयी होगा। कोई भी भारत का दुश्मन ये गलतफहमी में ना रहे कि भारत के 150 करोड़ लोग जो हैं वो किसी मैनिपुलेशन का शिकार हो सकते हैं, और जो लोग इसमें करप्ट हो सकते हैं, जो लोग इसमें मैनिपुलेट हो सकते हैं, उनको भी चिन्हित कर दिया उन्होंने कि जो अंदर के दुश्मन है वो भी सतर्क हो जाएं, जो इधर उधर से भाग भूग के यहाँ पे आए हैं, शरण ले रहे हैं, और उसके बाद वो सोचेंगे कि भारत जो है वो एक एवरीबॉडीज होम बन चुका है। वो नहीं होगा। भारत उन्हीं डायरेक्शनों पे आगे जाएगा, वो अंदर के दुश्मनों को भी ख़त्म करेगा, बाहर के भी करेगा। और आने वाले समय में आप देखेंगे, मुझे ऐसे लग रहा है जो रशिया और अमेरिका का आज की बातचीत होनी है, इस बातचीत पे जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने इशारा दिया है वर्ल्ड को, वो भी असर होगा। रशिया बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़, पुतिन जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो अपनी टर्म्स पे खड़े रहेंगे। और जिस सोच के साथ उन्होंने यूक्रेन पे अटैक करके यूक्रेन को रोकने की कोशिश की, भाई मत कर, नेटो में जा, बिकॉज तू पूरे रशिया को खतरे में नहीं डाल सकता है, क्योंकि अगर नेटो में तू जाता है तो पूरी यूरोपियन पावर जो है वो नेटो इसके यूक्रेन के थ्रू रशिया के बॉर्डर पे आके बैठ जाएगी। वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि यूरोप ही कारण है सारे युद्धों का। और अमेरिका को ये समझना पड़ेगा कि मेरी बात एक्सपोज हो चुकी है, अब मैं अपने आप को रेलेवेंट कैसे बनाऊं। और अगर ये गलती अमेरिका करता है कि एक युद्ध हो जाएगा, क्या ही होगा, तो अमेरिका मुझे लगता है हिस्ट्री में सबसे बड़ी गलती करने वाला देश बनेगा। और दूसरी बात भी मैं बोलता हूं, डोनाल्ड ट्रंप का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। बिल्कुल। और अगर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका समझते हैं कि अब चीज़ें वैसी नहीं रही हैं, हमने अपनी लीडरशिप जो बना के रखी थी वो लूज़ कर चुके हैं, हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, तो वो पुतिन जी के बात को समझेंगे और पूरे ग्लोब के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको जानेंगे। अमेरिका न्यूक्लियर पावर है बहुत बड़ी, रशिया बहुत बड़ी न्यूक्लियर पावर है, इंडिया भी पावर है, चाइना भी पावर है, अमेरिका पाकिस्तान भी बन चुका है। अब सच उसका उसको पता होगा, क्या पता है भी आई अमेरिका से उधार लेके बना था। अमेरिका आज एक अच्छा स्टेप ले सकता है कि वो मध्यस्थता करे और नेटो के अंदर येलेंस्की को ये कन्विंस करे कि तू ये जो तेरे अंदर एक जुनून बना था नेटो में जाने का, इसको छोड़, और रशिया फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि भाई जो मैं चाहता था वो हुआ, मेरी कंट्री की सोवरेनिटी सेफ है, अब हम बात करते हैं। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि अगर रशिया और अमेरिका के बीच में स्वार्थ हो जाएगा तो पेट्रोल का फ़र्क पड़ेगा, सैंक्शंस ख़त्म हो जाएंगी, वो ये हो जाएगा, ये बेवकूफ़ लोग हैं। इतने बड़े लेवल पे ना जब चीज़ें हो रही होती हैं ना, तो हर आदमी चाहता है, मैंने अक्सर कहा है, जब झगड़ा होना होता है वो पहले हो जाता है, जब एक बार डिस्कशन शुरू होती है फिर झगड़े नहीं होते। कैसे? हर जगह बड़े से बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ले आओ, बिल्कुल स्पॉट एक सेकंड के एनर्जी के लेवल पे वो हो जाता है, उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है वो डिफ्यूज़ होता है। अब लगभग चीज़ें डिफ्यूज़ हो चुकी हैं। अब इसको ट्रिगर कौन कर सकता है? ट्रिगर कर सकते हैं आतंकवादी, जैसे इजराइल में हमास के लोग घुसे, बिल्कुल ट्रिगर हो गया, 1-1.5 साल 2 साल वो चलता रहा, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पे जाएंगी अगर दोनों लोग समझेंगे इस बात। रशिया यूक्रेन पे वॉर करके 3 साल से एंगेज हो चुका है, काम कर रहा है। अमेरिका अभी थोड़ी देर पहले अफगानिस्तान से निकला है, अब वो इन्वॉल्व हो रहा है ईरान में। लेकिन अमेरिका इन्वॉल्व एक और जगह होने की कोशिश कर रहा है, वो है बलूचिस्तान, जो कि एक और गलती होगी अमेरिका की, क्योंकि बलूचिस्तान में इन्वॉल्व होने का मतलब है सीधे सीधे भारत के साथ काउंटर करवाना अपने आप को, क्योंकि जो एम्यूनिशंस, जो फैसिलिटीज़ अमेरिका देगा पाकिस्तान को, वो इस्तेमाल होंगी भारत के खिलाफ। बिल्कुल। और भारत अब उस वीक पोजीशन में नहीं है कि इस चीज़ को होने देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो आज की स्पीच है वो आज की आधी रात की जो इंस्ट्रक्शन होनी है, डिस्कशन उस पर से डालेगी। और मेरे को लग रहा है, मेरी कैलकुलेशंस हैं कि शायद पुतिन जी का पोस्चर हार्ड हो और अमेरिका अपनी इज्जत बचाने के लिए
नेगोशिएशन टर्म्स पे आए। और अगर ये नेगोशिएशन नहीं होते तो इससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जंग कोई भी नहीं चाहता और जंग चाहने वाले दोनों तरफ है। तो जहां तक सवाल भारत का है, भारत जंग को प्रोवोकेशन की तरफ नहीं ले जाएगा। वो पुतिन जी को भी रिक्वेस्ट करेगा कि अगर कोई बीच का रास्ता निकलता निकाल लो, लेकिन भारत ये कभी नहीं करेगा जो अमेरिका करवाता है कि कंट्री का सेल्फ इंटरेस्ट कंप्रोमाइज कराएगा। अमेरिका फर्स्ट करना है तो तू अपने देश को, हम भारत कहेगा पहले पुतिन साहब आप रशिया फर्स्ट के ऊपर आओ, जो रशिया के इंटरेस्ट में वो स्टैंड लो। भारत अपने इंटरेस्ट में स्टैंड लेगा, चाइना अपने इंटरेस्ट में स्टैंड लेगा, और ये सब लोग अमेरिका को बोलेंगे कि हम अपनी अपनी कंट्री के इंटरेस्ट में स्टैंड ले रहे हैं, तू हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में और हमारी सोवरेनिटी में इंटरफेयर ना करो। जो तूने टाउट्स बिठाए हैं अपने, जैसे एशिया में बिठाया हुआ टाउट पाकिस्तान, ऐसे यूरोप में जो तूने टाउट बिठाने की कोशिश कर रहा है, इससे सरेंडर कर, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने सब चीज़ें ओपन कर दी हैं। बिल्कुल, अब कोई छलावा नहीं है, तो तू इस चीज़ को ओपन करके अपनी जो इंपॉर्टेंस तेरी है उसके ऊपर तू इंजॉय कर। हम तेरे से ट्रेड भी करेंगे, तेरे को हम अपनी मार्केट्स भी देंगे, तेरे से हम चीज़ें इंपोर्ट भी करेंगे, तुझे एक्सपोर्ट भी करेंगे, सब मिलजुल के काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दिस इज़ द बॉटम लाइन। तो उसके लिए जो आज की स्पीच है ये डिसिसिव होगी, और पूरा विश्वास है कि 2-4-10 दिन में जब भी चीज़ें सामने आएंगी वी विल बी फीलिंग गुड कि अर्थ न्यूज़ के जो एनालिसिस हैं वो जम्मू जैसे छोटी सी शहर में बैठ के रेलेवेंट हैं और वो पॉलिसी में अपना असर डालते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज बात करते करते मैं देख रहा था मेरे मोबाइल की स्क्रीन ऑफ हो गई। चले देखते हैं किस तरीके के हालात सुबह सामने आते हैं, क्या क्या चीज़ें क्लासिफाइड रहती हैं मीटिंग की और क्या क्या चीज़ें ओपन होती हैं। मिलते हैं आपके साथ। जय माता दी। जय माता।